अगर मेरे पास एक रिंग है, मतलब सेमी सर्कल नहीं, पूरा रिंग है, तो मैं इसका पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? इसका सेंटर किधर होगा? सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। सेंटर में। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इसके अंदर एक छोटा रिंग और है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर में। उसके सेंटर में। इसके सेंटर पे। तो अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे था, अगर मैंने छोटा रिंग लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे C1 पे। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे रिंग में से ये पार्ट मैंने निकाल दिया, तो जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? जब इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे ना, इनको हम बोलते हैं कटआउट न्यूमेरिकल्स। कटआउट मतलब पूरी बॉडी में से एक छोटा पार्ट हमने रिमूव कर लिया, कि जैसे मान लो ये डिस्क थी मेरे पास एक, तो इस पूरी डिस्क में से मैंने ये छोटी डिस्क रिमूव कर दी। तो मैं बड़ी डिस्क को ऐसे मान सकता हूँ कि इस कंप्लीट डिस्क को मान सकता हूँ कि एक तो ये जो रिमूव पार्ट है ये है, और एक जो बचा हुआ पार्ट है वो है। अगर मैं पूछूं रिमूव पार्ट और रिमेनिंग पार्ट दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अगर मैं इनको दो अलग अलग बॉडीज मान लूं कि इसका मास m1 और जो बच गई बॉडी इसका मास m2, तो m1 और m2 का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? m1 और m2 मिला के बना क्या? कंप्लीट डिस्क। मैं कह रहा हूँ ये जो रिमूव पार्ट है इसका मास m1, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास m2। m1 और m2 मिला के कंप्लीट डिस्क बन गई ना, तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर नहीं होगा। तो मेरे पास दो बॉडीज होगी, एक m1 एक m2, दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास मेरे को पता है, मान लो ये ओरिजिन पे है। इसका सेंटर अगर मैं निकाल लूं तो दूसरे के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता चल जाएंगे। अब अभी मैंने कोई डेटा नहीं लिया था, अब इसको डेटा के हिसाब से देखो। मान लो ये एक्सेस है, से डायमीटर, ये सेंटर सी है, ओरिजिन मान लिया। इसका रेडियस है, लेट इट बी 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। पहले मेरे को सिर्फ ये बताओ कि अगर इस कंप्लीट डिस्क का मास m है, m1 कितना और m2 कितना? कैसे निकालेंगे? डिस्क है ये, डिस्क है मतलब हम इसको 2 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हैं, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब सिंपल देखो ना, मतलब बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में ना आ जाए। अगर अगर मैं पूरी डिस्क लेता हूं, इसका एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया, इसका एरिया है कितना कंप्लीट डिस्क? रेडियस की प्रोपोर्शन। रेडियस के स्क्वायर के, 8 स्क्वायर के। मतलब ये जो कंप्लीट डिस्क है इसका एरिया प्रोपोर्शनल है बेसिकली 64 के। इसका एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? छोटी डिस्क का। 4। दोनों की एरिया की रेशो कितनी है? पूरी डिस्क का एरिया और इसका एरिया रेशो क्या बनती है? कितनी छोटी है बड़ी डिस्क से? 16:1। तो मतलब अगर इसका मास पूरी डिस्क का m है, इसका m/16 ही होगा, क्योंकि इसका एरिया 16 टाइम्स कम है, तो इसका मास भी 16 टाइम्स कम होगा। तो अगर पूरी डिस्क का मास m है, इसका मास कितना हो गया? 1/16। और बची हुई डिस्क का मास कितना हो गया? m/6। तो बस दोनों मिला के m बनना है। मैं पूछूं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके सेंटर के यहां से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस बनेगा? C से C1 तक। 6।
6 या 7? ये पूरा 8 है, इसका रेडियस 2 है, कितना डिस्टेंस बना? ये अगर 2 हो जाएगा तो दिस वुड बी 6, 6 है ना? अब x कोऑर्डिनेट 6 या y कोऑर्डिनेट 6? 5 y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? 0 y कोऑर्डिनेट +6 -6? -6 पहले देखो ये समझ आया जो अभी तक किया मैंने कहा पूरी डिस्क का मास m था, तो जो पार्ट रिमूव किया उसका मास है m/16, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -6। जो पार्ट बच गया इसका मास 15 m/16, इसके कोऑर्डिनेट लेट इट बी x, y। तो मैं इनको दो अलग अलग बॉडीज मान लेता हूँ। एक बॉडी का मास है m/16, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, दूसरी बॉडी का मास है 15 m/16, उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हमने निकालने हैं। दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ था? 0, 0। तो YCM का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 + m1 प्लस m2। ये मेरे को पता है 0 है। m1 मेरे को पता है m/16 है, y कोऑर्डिनेट -6 है, प्लस 15 m/16 अपॉन m। तो y कोऑर्डिनेट देखो कितना आ गया? y कोऑर्डिनेट 15 m/16 is equals to m into 6/16। ये कैंसिल, तो y कोऑर्डिनेट इज m भी कैंसिल, y comes out to be 6/15 6/15 तो मैं लिख सकता हूँ 2/5। यस 2/5 कहाँ बनेगा? मतलब जो रिमेनिंग बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। 0 and 2/5। अब ये एक कंसेप्ट है कटआउट पोर्शन का। कटआउट पोर्शन का कंसेप्ट है कि अगर मैंने बॉडी में से कोई पार्ट रिमूव कर लिया तो रिमूव्ड पार्ट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं, रिमेनिंग पार्ट के हमने निकालने हैं। हमेशा स्टैंडर्ड टेक्निक रहेगी कि रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट दोनों को अगर हम अलग अलग बॉडीज मान लें, एक को m1 एक को m2, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास शुड ऑलवेज बी द ज्योमेट्रिक सेंटर। बिकॉज ये तो मैंने डिस्क का केस लिया, इसको नोट बाद में करते हैं, पहले मतलब और केस देखे क्या पूछते हैं वो। मान लो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका ये पार्ट रिमूव कर दिया, तो अगर पूरे का मास m है, अगर पूरे का मास m है तो मेरे को बताओ जो रिमूव्ड पार्ट है इसका मास कितना होगा? 3/4 ये साइड a, ये भी a, ये सेंटर, इसका पार्ट मास m/4। 1/4 पार्ट रिमूव किया तो बचे हुए का मास कितना हो गया? 3m/4 3m/4। अच्छा, इसको मैंने वो रीजन मान लिया, तो जो पार्ट रिमूव किया इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये डिस्टेंस कितना है और ये कितना है? x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट? a/4 m1 का मास पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, m2 का मास पता है, कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेंगे x y, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 0,0 0,0। तो ये भी हो जाएगा सॉल्व। अब वो इसमें क्या कॉम्प्लेक्स करता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलते फिजिक्स में, मेंस में नीट में आएगा यहां तक, एडवांस में वो कुछ ज्यादा कंसेप्ट में चेंज नहीं लाएंगे, वो आपको ऐसे दे देंगे
से मान लो ये एक 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यहां से एक मास रिमूव कर दिया, यहां से एक कर दिया स्क्वायर, और एक स्क्वायर यहां से कर दिया। ऐसे 3 स्क्वायर रिमूव कर दिए एक की जगह। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए इनको स्क्वायर ही मान रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी। और ये साइड है स्क्वायर की 4। मेरे को बताओ ये जो 3 मासेस रिमूव किए हैं इनका मास कितना है? साइज सेम है सबका। अगर कंबाइंड टोटल मास m है तो जो रिमूव्ड पार्ट है इनमें से कोई एक, इसका मास कितना? कंबाइंड टोटल एरिया कितना था? 16। इसका एरिया कितना है? एक 1। तो तीनों का मास कितना हो गया फिर? m/16। m1 इज m/16। सेकेंड पार्ट जो रिमूव किया उसका मास भी m/16। वो अलग भी दे सकते थे, अभी मैंने सेम ले रहा हूँ, ये भी m/16। जो बच गया उसका मास कितना? m-3m/16 तो क्या आ गया? 16-3m/16 13m 13m/16 इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये मेरे को नहीं पता x5 रिमेनिंग पार्ट के। अगर मैं पूछूं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इस मास के, इसको कह लो ये फर्स्ट मास है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो सेकेंड मास का सेंटर कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस पे। 0-3 तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? 3 3 2 ध्यान से देखो, ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना है? 3.5 ये टोटल 4 है, 0.5 ये टोटल 4 है, तो ये टोटल 2 है, तो ये कितना है? 1.5 ये 2 है ना? 1.5 और एक्स कोऑर्डिनेट 0 और -1.5 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ये डिस्टेंस भी हाफ, ये भी हाफ, 0 + 1.5 तो ये कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट 2 2 2, तो ये पूरा -1.5 -1.5 और वाई कोऑर्डिनेट 1.5 1.5 इसकी बात करें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई से वाई, ये एक्स। 1.5 1.5 -1.5 क्लियर है? देखो ये सब। अब जब 4 मासेस होंगे तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? XCM शुड बी m1 x1 m1 plus x1 m2 plus x2 m2 plus m3 x3 plus m4 x4 upon m1 plus on m2 total mass। m3 ये तो 0 पे है। हमें m1 m2 m3 पता है, x1 x2 x3 पता है, m4 भी पता है, x4 निकल आएगा। कैलकुलेशन ही लेंथी हुई ना, मेथड तो वही था। अगर मैंने एक पार्ट रिमूव किया था तो मैंने कहा दोनों पार्ट्स के, मतलब जो रिमूव किया। अब 3 पार्ट्स रिमूव कर दिए तो मैंने कहा जो 3 पार्ट्स रिमूव किए प्लस जो रिमेनिंग बच गया उनका मिला के सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे। तो मैं पार्ट्स जितने भी रिमूव करूं मेथड तो सेम ही रहेगा। क्लियर या नहीं क्लियर? समझ आया सबको? किसी को भी डाउट है तो पूछो, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए कि आप अगले दिन डाउट्स लेके आओ फिर क्लास में। अभी मैं से पूछ सकते हो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे कर रहा हूं।
क्लियर है? अब एक तो ये मेथड होते हैं 2D में, ये 2D में आते हैं, 3D में नहीं आते, सॉरी 1D में नहीं आते, 3D में तो आएंगे जब 3 डायमेंशनल बॉडी हो जाएगी कि स्फीयर में से कोई पार्ट रिमूव किया। 1 डायमेंशन में नहीं आएंगे। 1 डायमेंशन में वो जो क्वेश्चन की टाइप पूछते हैं कॉम्पिटिशन्स में, दैट इज हमने अभी तक एज्यूम किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म ना हो, लाइक वो आपको बोले कि आपके पास एक रॉड है, जिसकी लेंथ एल है, उसका एक एंड उन्होंने कहा कि फिक्स्ड है रीजन पे, एंड रॉड इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, रॉड इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है। उन्होंने कहा इसमें जो मास पर यूनिट लेंथ है वो वेरिएबल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम रीजन। तो पहले मेरे को ये बता सकते हो इसका राइट हाफ हैवी होगा या लेफ्ट हाफ हैवी होगा, कौन सा, मतलब राइट साइड हैवी या लेफ्ट साइड हैवी? लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज, हम लैम्डा किसके लिए यूज करते थे कल? बोलो, लैम्डा क्या था कल की कैलकुलेशंस में? मेरे को लगता स्पीकर बंद है, जस्ट वेट। हाँ, सो मेरे को बताओ इसमें लैम्डा क्या था? लीनियर Mass per डेंसिटी। unit linear density. मास पर यूनिट लेंथ। मैंने लैम्डा को लिखा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, तो कौन सी साइड हैवी होगी रॉड की? राइट साइड, राइट हाफ ऑफ द रॉड या लेफ्ट हाफ ऑफ द रॉड? एक्स बढ़ने से मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो कौन सी साइड हैवी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट राइट डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि इधर डेंसिटी कम है, इधर मास पर यूनिट लेंथ कम है, इधर मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर मैं स्मॉल लेंथ लूं तो मैं उसमें लिख दूं कि मास पर यूनिट लेंथ इज m by l into dx। मैंने कल बताया था कि m by l into dx तब लगता है जब लैम्डा यूनिफॉर्म कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन Lambda ऑफ is मास, बट constant. लैम्डा dx हमेशा लगता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया, मान लो इस छोटे से पार्ट की लेंथ है dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा? M by L into dx. एंड लैम्डा इज लैम्डा नॉट x dx। Hmm. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? XCM का फॉर्मूला क्या था? अपॉन, अपॉन क्या लिखूं अब? इंटीग्रेट डीएम। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dm। वेरी गुड, मतलब टोटल मास। x की वैल्यू मैंने पुट की x इंटू लैम्डा नॉट x dx अपॉन लैम्डा नॉट x dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल कौन सा है? एक्स। X. x। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर ये छोटा सा पार्ट में यहाँ पे लेता
जीरो x कितना था? Zero. 0। और अगर दूसरे एंड पे लेता तो L. एल L. x varies from 0 to L. lambda not cancel. x square dx की इंटीग्रेशन X cube by X cube 3. by 3. लिमिट्स डाल दी तो L cube L by cube by 3. 3. x dx की इंटीग्रेशन X square by 2. लिमिट्स डाल दी तो L स्क्वायर बाय 2। मतलब सेंटर ऑफ मास अब सेंटर पे लाई नहीं कर रहा, जो साइड हैवी है उस साइड लाई करेगा, यहाँ से 2L/3 के डिस्टेंस पे। वेरिएशन सिर्फ ये कि ये फॉर्मूला कुछ और दिया हो सकता है। मैंने लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x दिया है, they can give you lambda not x square, lambda not under root x, lambda not by x। तो वो x के साथ कोई फॉर्मूला दे देंगे आपको। इंटीग्रेशन अगर आती है x रेज़ टू पावर n की चाहिए होगी, तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूं, अगर मैं इसको जनरल करता तो मैं यहाँ पे लिख देता लैम्डा नॉट x रेज़ टू पावर n। तो फॉर्मूला क्या बनता अगर मैं लैम्डा नॉट x रेज़ टू पावर n ले लूं? तो इधर क्या बनता L raised अगर मैं by जनरल N करता तो? plus 1 upon N plus 1. इधर किसकी इंटीग्रेशन करनी है? x रेज़ टू पावर n प्लस 1 की। x रेज़ टू पावर n प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? X raised by N plus 2 X raised divided by by N N plus plus 2. 2 n divided plus by 2 N upon plus n 2. जीरो से और डिनोमिनेटर में x रेज़ टू पावर n की, तो n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 1 -1 नहीं, -1 होती तो तो फिर 0 आ जाता है। x रेज़ टू पावर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? बिकॉज हमने जब x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लिखा तो उसमें ब्रैकेट में लिखा था n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1 Log X. log x। तो -1 के लिए नहीं यूज करनी, बाकी सबके लिए ऐसे चल जाएगा। वो x की पावर यहाँ पे मतलब हाफ दे दें, 2/3 दे दें, 1/3 दे दें, कुछ भी दे दें। दे कैन गिव एनी फॉर्मूला, दे कैन गिव जनरल आल्सो, मतलब ऐसे की जगह ऐसे भी दे दें a + bx। तो आपको सिर्फ लैम्डा नॉट की वैल्यू ही पुट करनी है और बाकी सारा का सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। बट इस चीज से जब मेरा आंसर आया 2L/3, इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास लाइटर साइड पे लाई करता है या हैवियर साइड पे? Heavier. हैवियर साइड। बिकॉज अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचो ना, ये सेंटर ऑफ मास है क्या? मान लो मेरे पास एक पेन है, मैंने इसको अपनी फिंगर पे बैलेंस करना है, तो मैं कहाँ पे इसको फिंगर पे रखूं ताकि ये बैलेंस हो जाए? अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता तो मेरे को फिंगर कहाँ रखनी पड़ती? Center. Center. सेंटर पे। अगर ये हैवी इस साइड से हैवी होता तो मेरे को फिंगर किधर रखनी पड़ती? Heavy side. हैवियर साइड पे। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट बताता है जहां पे बॉडी का वेट बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड्स पे। तो दोनों साइड पे वन डायमेंशनल बॉडी में कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा वेयर द वेट बैलेंस इज। बेसिकली हम इसको लिखते हैं वेट, बट एक्चुअली वेट बैलेंस नहीं हो रहा होता है। क्या बैलेंस हो रहा होता है? फिजिकल बैलेंस का प्रिंसिपल क्या था? क्या बैलेंस करते थे हम? सीसॉ तो यूज किया है। सीसॉ का प्रिंसिपल क्या होता है? बचपन में बहुत बड़ी सीसॉ यूज किया होगा। सीसॉ का प्रिंसिपल क्या होता है? दोनों साइड पे वेट इक्वल होना चाहिए या कुछ और? वेट इक्वल। मतलब आप ऐसे देखो, मान लो आप एक साइड पे आप बैठे हो, आपका मास है 50 kg, दूसरी साइड एक 100 kg के आदमी को बिठाना है ताकि ये बैलेंस रहे, तो उसको मैं एज पे बिठाऊं या कहीं और बिठाऊं? कहीं और। Center के पास आगे दिखाओ आगे। अगर ये डिस्टेंस है Center L/2, उसको यहाँ पे कहीं बिठाना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस x, और बैलेंस तब होगा जब 50 × L/2 इज इक्वल्स टू 100 × x। यही फिजिकल बैलेंस का प्रिंसिपल था, मूवमेंट ऑफ वेट शुड बैलेंस। तो इसमें भी यही है, अगर मैंने 2L/3 पे रखा तो ये वाले पार्ट का जो वेट है और जो इसका वेट है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, मूवमेंट ऑफ वेट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक वन डायमेंशनल बॉडी है तो वो लैम्डा को वेरिएबल भी दे सकते हैं।
2 डायमेंशनल बॉडी है तो फिर वो कट आउट पोर्शन देते हैं कि पूरी बॉडी में से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास निकालो। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब लैम्डा नॉट एक्स की जगह मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, उसे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स क्यूब ले लेते हैं, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। बट फर्स्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड देन वो कट आउट पोर्शन वाले करते हैं। अभी तक जो मैंने बताया, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, अगर किसी को कोई पार्ट नहीं समझ आया तो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दो, बोर्ड ब्लर आ रहा है। हाँ जी बोलो। दोनों सर कर दो। जैसे आपने वो क्या कहते हैं जो मास रिमूव किया सर, उसकी कोई शेप थी, अगर हम कोई भी शेप का ले लें जैसे इरेगुलर शेप तो फिर सर क्या? अब अगर इरेगुलर शेप लोगे ना, तो इरेगुलर शेप का मास निकालना नहीं आता आपको, तो आपको हमेशा रेगुलर शेप ही देंगे। अगर मैं ऐसे इरेगुलर शेप निकाल दूंगा तो उसका मास कैसे निकालोगे? बिकॉज जो पार्ट हमने रिमूव किया उसका एरिया तो कम से कम पता होना चाहिए ना, कि उसका एरिया कितना है जो पार्ट रिमूव किया है। आया समझ के नहीं आया? इरेगुलर शेप कभी नहीं देंगे वो हमेशा रेगुलर शेप ही देंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने बीच में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स ली थी, वो क्वेश्चन में गिवन थी कि आपने खुद ली थी? हाँ वो क्वेश्चन में गिवन होता है। मतलब मैं अभी वही कह रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा ना तो मैं लैम्डा नॉट एक्स की जगह कोई और वैल्यू लेके करता हूँ, ताकि आप खुद से एक बार ट्राई करो, ताकि पता चले आपसे खुद से हो रहे हैं न्यूमेरिकल या नहीं हो रहे। सो यू कैन राइट। सर हाँ जी, सर ये 1D के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म मास वाला? नॉन यूनिफॉर्म मास वाला 1D के लिए है, पर 2D और 3D में भी आएंगे ये केस। यहाँ पे मैंने लैम्डा को वेरिएबल लिया है, 2D में मैं सिग्मा को वेरिएबल ले लूंगा, 3D में मैं रो को वेरिएबल ले लूंगा कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके सर। डेंसिटी वेरिएबल भी हो सकती है ना, जैसे मेरे पास स्फीयर है जिसकी डेंसिटी सेंटर से दूर जाने से कम होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली बॉडी तो नहीं है, अर्थ की डेंसिटी वेरिएबल है, तो वेरिएबल डेंसिटी वाले केसेस भी हमें आने चाहिए। सो यू कैन राइट, कंसिडर अ रॉड, consider a rod of length capital L with one end at the origin, with one end at the origin. The mass is non-uniformly distributed. The mass is non-uniformly distributed such that linear mass density, at a distance x from origin for rod placed along x-axis Such that linear mass density at a distance x from origin for rod placed along x-axis is lambda is equal to lambda naught under root x. Find the coordinates of center of mass. The rod Placed along x-axis, find the coordinates of center of mass. जी बताओ कैसे करेंगे अभी? सबसे पहले हम लेंगे कि स्मॉल लेंथ dx,
at a distance x from a region. One-dimensional body, formalize lambda dx. यहां तक देखो क्लियर सबको? अब हम लिखेंगे as rod lies along x-axis. Coordinates of center of mass. इसको सॉल्व करो, क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. xcm की वैल्यू क्या आएगी? where dm is lambda naught under root x dx. Because x dm upon dm. dm is lambda naught cancel हो जाएगा. न्यूमरेटर में you have to integrate x raised to power 3/2 और डिनोमिनेटर में x raised to power half. इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? थ्री बाई फाइव है. क्लियर सबको? यस सर. आपका तो हो गया था, बाकी सब किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से. नेक्स्ट. सर वो जो आपने कहे थे स्टडी मटेरियल में है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, सर वो मिले नहीं. ठीक है, मैं भेज दूंगा, उसमें ऐड भी कर दूंगा, भेज भी दूंगा. ओके सर. मेरे पास ये एक स्फीयर, ये पार्ट रिमूव किया. अच्छा, अगर इसका रेडियस r है, जो रिमूव्ड पार्ट है इसका रेडियस r/2 तो r/2 का एक मैंने डिस्क इसमें से रिमूव कर दी. तो मेरे को बताना है रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास. ये पार्ट मैंने रिमूव किया है. You can write from a disk having uniform distribution of mass. From a disk having uniform distribution of mass, and radius r. From a disk having uniform distribution of mass and radius r, a smaller disk
of radius. A smaller disk of radius r by 2 is removed as shown. Fine. Center of mass of the remaining part. पूरी डिस्क का मास m, तो जो पार्ट रिमूव किया उसका मास कितना? m/4. m/4. by 4. Very good. Remaining का मास 3/4 m. 3m/4. 3m/4. जो पार्ट रिमूव किया उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो पार्ट रिमूव किया उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर पूरी डिस्क का सेंटर के ओरिजिन है तो रिमूव पार्ट के कोऑर्डिनेट्स -r/2, माइनस r by 2, 0. रिमेनिंग पार्ट के हम मान लेंगे एक्स वाई, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. सो यू कैन रेट कंसेप्ट लिख लो पहले. if a smaller part is removed from larger body, if a smaller part is removed from a larger body, then the combined center of mass of removed part and remaining body will be at the geometric center of complete body, and we assume it as a region. Of remaining body. Center of mass of removed part and remaining body is at the geometric center of complete body, which we assume as region. अब because पहले derivation कर रहे हैं तो हम सारे स्टेप लिखेंगे. इसे let m be the total mass, टू डायमेंशनल बॉडी है तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? सिग्मा area of removed part. Excuse me, sir. हाँ जी.
सर आपने एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट उसमें पावर 4 क्यों लिए? पावर वो गलती से लिख दिया, 4 नहीं है वो 2 ही है। वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, बिकॉज रिमूव्ड पार्ट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो रिमेनिंग पार्ट का भी 0 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, इसमें कोई भी डाउट है तो। नेक्स्ट राइट। A plank of mass capital M and length capital L is at rest on a smooth surface as shown in the figure. On a smooth surface as shown in the figure. With a buoy of mass M resting at one end of it. With the Buoy of mass M resting at one end of it. If the buoy starts walking on the plank and reaches the other end of the plank, find displacement of plank in this time. Find displacement of plank in this time. So हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक प्लैंक है जिसका मास m है, कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद लॉज में भी किया था एक बार। हाँ जी, Excuse me, sir. Sir, question repeat कर दो from reaches. reaches the other end of the plank. Find the displacement of the plank.
मेरे को जहां तक याद है शायद ऐसा क्वेश्चन लॉज में किया था, मेरे को बता देना किया या नहीं किया। किया सर, किया है। Yes, sir. ठीक ठीक है। Sliding हम plan इसको, किया। हाँ अब हम इसको इस कंसेप्ट से करेंगे, इस चैप्टर के कंसेप्ट से। हमारे को दिया है कि इसका मास m है प्लैंक का, और इसकी लेंथ है। मैन ऑफ मास स्मॉल m इज स्टैंडिंग, से वो A पे खड़ा है और वो B पे चला गया, मतलब ये A से चल के B पे गया एंड सरफेस इज स्मूथ। तो हमने बताना है प्लैंक कितना मूव करेगा। लॉज ऑफ मोशन में हम कैसे करते थे? याद है किसी को कंसेप्ट क्या लगाया था? सर मैं जितना आगे जाएगा प्लान पीछे। मैन आगे जाएगा प्लैंक पीछे जाएगा, पर कंसेप्ट क्या था? तो मैन जो L-X डिस्टेंस मूव करता है। मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कंसेप्ट क्या लगाया था तब। कि जितना मैन आगे जाएगा उतना वो पीछे डिस्प्लेस होएगा। ये कंसेप्ट तो नहीं है ना, और उतना होगा भी नहीं। मेरे को सिंपल कंसेप्ट कि हमने किस कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया था। फ्रिक्शन। ये क्यों दिया है कि नीचे फ्रिक्शन नहीं है? फ्रिक्शन होती तो क्या होता? सर प्लैंक प्लान मूव नहीं नहीं करता। करता। अच्छा पक्का ही है कि नहीं करता? हो सकता है करता। नहीं नहीं, सर अगर हम मुश्किल ज्यादा है। फोर्स से पुश करेंगे उसको पीछे तो फिर कर भी जाएगा। हमने लगाया था, ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस लिया था बिकॉज वी डोंट वांट एक्सटर्नल फोर्स टू बी एक्टिंग। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। यही कंसेप्ट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हमने कहा था जो मैन का मोमेंटम से टुवर्ड्स राइट होगा, प्लैंक का उतना ही मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, सो दैट टोटल मोमेंटम रिमेन जीरो। अब इसमें भी कुछ कुछ सिमिलर बात ही मैं करूंगा, बट थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बदलूंगा मैं। बिकॉज हमें दिया है कि ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इनिशियली हमें दिया है सिस्टम रेस्ट पे है। अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। अगर दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल एम भी रेस्ट पे है, कैपिटल एम भी रेस्ट पे है, और सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन बदलता जा रहा है। हो सकता है ऐसे? नहीं। No, sir. सेंटर ऑफ मास की एक फिक्स्ड पोजीशन होगी ना, जहां भी होगी पर उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, फिक्स्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो। Zero. एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास वहां का वही है। रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। हमने एक फॉर्मूला किया था सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास ये फॉर्मूला आया था। हमने एक न्यूमेरिकल में फर्स्ट डे यूज भी किया था। याद है? Yes, so left hand side zero पे। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है मतलब इसकी वैल्यू जीरो। जीरो। Zero. मतलब m1 dx1 plus m2 dx2 शुड बी जीरो। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। सिस्टम में जितने भी मासेस है 2 3 4 5 6, m1 dx1 plus m2 dx2 plus m3 dx3 plus m4 dx4 दैट शुड ऑलवेज बी जीरो। उनको ऐड करके जीरो ही आना चाहिए। मैं अब इस कंसेप्ट को अगर यूज करना चाहता हूं
हमने लिया कि जब मैन मूव किया तो प्लैंक थोड़ा सा पीछे आया, ये सबको क्लियर है। मेरे को बेसिकली यही निकालना है कि प्लैंक कितना पीछे आया, x2 ही निकालना है। अगर मैं पूछूं ये मैन कितना आगे गया है, मैन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? L minus x naught. L माइनस x2, बिकॉज यहां से लेके यहां तक L था। प्लैंक अगर x2 मूव किया तो मैन L माइनस x2 मूव किया, मैन इस पॉइंट से यहां आ गया, ये मैन की डिस्प्लेसमेंट होगी। हमारे पास फॉर्मूला है m1 dx1 प्लस m2 dx2 शुड बी 0। मैं कंसेप्ट लिखाता हूँ, सिर्फ समझो। m इंटू एल माइनस x2 प्लस कैपिटल M इंटू x2 या माइनस x2? minus Plus x2. Minus x2. माइनस x2। दिस शुड बी 0। तो मेरे पास आ गया ml इज इक्वल्स टू देखो आ रहा है समझ कैसे किया? बेसिकली बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ कंसेप्ट में, हमने इतना सा किया। पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे थे, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब था वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं कह रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर का कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इस पे पिछले साल भी नीट में क्वेश्चन आया। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि दो बॉयज हैं जिन्होंने स्केट्स पहने हुए हैं, एक 40 kg का, एक 60 kg का, और एक रस्सी से कनेक्टेड है। इन दोनों ने इस स्ट्रिंग को खींचना शुरू किया। ये 10 मीटर अपार्ट थे। इन दोनों ने स्ट्रिंग को खींचना शुरू किया, तो जब ये मिले तो 60 kg ने कितना डिस्प्लेस कर लिया था? अब बिकॉज उन्होंने स्केट्स पहने थे, स्मूथ सरफेस दिया था, एक्सटर्नल फोर्स का फंडा हटा दिया और हमने मान लिया, मान लो ये यहां पे मिले। अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x तो इसने कितना किया? 10 minus x. बिकॉज दोनों ने मिला के 10 ही करना था। मैं यही फॉर्मूला दोबारा लगाता, m1 इंटू dx1 प्लस m2 इंटू dx2, दिस शुड बी 0। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। then 60 इंटू x प्लस 40 इंटू x माइनस 10, 10 माइनस x, x minus 10. x minus 10. बस इसको नेगेटिव में लेना। मेरे पास आ गया 60x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 400। x comes out to be, मतलब ये 4 मीटर चलेगा, ये 6 मीटर चलेगा और ये मीट कर जाएंगे। सो ध्यान से समझते जाओ बिकॉज इसका लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। मतलब एक तो ऐसे होता है सिंपल, फिर एक बार उन्होंने ये जो प्लैंक वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज किया। मैं बता रहा हूँ किस तरह से वो क्वेश्चन को चेंज करते हैं
लेवल बढ़ जाता है, कंसेप्ट नहीं बदलता। उन्होंने कहा इधर एक मास m है, इधर एक मास m है, इधर भी एक मास m है, एज्यूम कर लो। ये जो इधर वाला m है, इसके पास एक वाटरमेलन है जिसका मास m1 है। इसने आधा वाटरमेलन खाया और इसको फेंक दिया। फिर जो बच गया था इसने आधा खाया और फिर वापस इसको फेंक दिया। तो जब तक वाटरमेलन खत्म होगा प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट बतानी थी। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे यू विल सी कि मैं कंसेप्ट नहीं बदलूंगा, मैं कंसेप्ट अभी भी वही रखूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो बेसिकली 4 मासेस हैं, वाटरमेलन है, 2 मासेस है और एक प्लैंक है। इन चारों की मिला के नेट सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहनी चाहिए। सो हम उस तरह से करेंगे, बट पहले इसको लिख लो कंसेप्ट को। इसका कंसेप्ट लिखो, क्वेश्चन तो आपने लिख लिया था, राइट इट्स कंसेप्ट। as the surface is smooth and there is no friction, as the surface is smooth and there is no friction, therefore as the surface is smooth and there is no friction, therefore displacement of center of mass या velocity of center of mass, पहले velocity of center of mass should be constant. Concept तो ये है velocity constant. As initially both Planck and man are at rest. As initially both man and Planck are at rest, therefore as initially both man and Planck are at rest, as initially both man and Planck are at rest, therefore final velocity of center of mass should also be 0, or displacement of center of mass is 0, or displacement of center of mass is 0. That is m1 dx1 plus m2 dx2 is equal to 0. फिर ये नोट कर दो नीचे वाले स्टेप, x2 निकाल लो। ये क्लियर है सबको? किसी को इसमें पूछना है तो पूछो, किसी को नहीं आ रहा समझ तो जस्ट आस्क। कोई स्टेप नहीं समझ आया तो हाँ जी पूछो। सर ये वाला दोबारा बताओ कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास। जब इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, जब इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे ही होगा, यस है ना। अब इंटरनल फोर्सेस के कारण मूव किए, जब इंटरनल फोर्सेस लगेंगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही बाहर से। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहनी चाहिए। अगर किसी चीज की वेलोसिटी 0 है तो वो डिस्प्लेस कर सकती है, तो इसलिए मैंने लिया कि सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट 0 है।
अब इसमें मैं ट्विस्ट क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, मतलब बैठे बैठे फिजिक्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहता। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास मान लो ऐसे है, से एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट h है, इसका मास m है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा। एक मास स्मॉल m है जो इसके टॉप पे है, और ये भी फ्रिक्शनलेस है। जब ये स्लाइड करके नीचे आएगा स्मॉल m, ये इंक्लाइन प्लेन किधर जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। कितना? पहले मेरे को ये बताओ, इसमें सेंटर ऑफ मास सिस्टम का अपनी पोजीशन बदलेगा? सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट होगी? सोच के बोलो। सर नहीं होगी। होगी। पिछले न्यूमेरिकल में और इसमें एक फर्क है, इसमें स्लाइड करके नीचे क्यों आया, कौन सी फोर्स इसको नीचे लाई है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आया। अब अगर वो ग्रेविटी के कारण नीचे आया तो ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है? डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नो सर। नो सर। ये फंडा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन अभी भी नहीं बदलेगा, वर्टिकली बदलेगा। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को dxcm, ये तो अभी भी जीरो होगा, बट ये जीरो नहीं होगा। और मेरे को तो सिर्फ यही चाहिए, वर्टिकली तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को यही बताना है ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस किया। तो अगर मैं मान लेता कि ये थोड़ा सा पीछे आ गया, तो ये कितना आगे आया, ये डिस्टेंस कितना है? ये अगर h है, दिस इज बेस कितनी है, tan थीटा इज h बाय बेस, तो बेस कितनी हो गई? h by tan theta. अगर ये x डिस्टेंस पीछे आया है तो फ्लैट ये मास हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस कितना? h by tan theta थीटा माइनस एक्स। मेरे को दोनों मासेस पता है, एक की डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, हो जाएगा ना? यस सर। तो मतलब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, बिकॉज कई बार वो एमसीक्यूज में कंसेप्ट भी चेक करेंगे आपके, तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में वो पूछते कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा, तो हाँ वो करेगा, बिकॉज उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ग्रेविटी, पर वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप फोकस कंसेप्ट पे करो। अगर आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए ना, फिर आईआईटी हो या ओलंपियाड हो या इंटरनेशनल ओलंपियाड हो, हर एग्जाम आसान है। बट अगर कंसेप्ट आपके वीक है तो फिर तो सारे एग्जाम ही टफ लगेंगे। जल्दबाजी फिजिक्स में बिल्कुल नहीं, जस्ट थिंक ऑफ द कंसेप्ट कि इस पे कौन सा कंसेप्ट लगना है, मैं इसको कैसे सोचूं। तो ये नीचे आया था तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही नीचे आया है, तो आपको उससे सॉल्व करना था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो होगी सेंटर ऑफ मास की, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। समझ में आया इतना आज वाली क्लास का? एक आधा होमवर्क में दे देता हूँ, क्वेश्चन करके देखना, जो हमने कटआउट पोर्शन के किए थे ना, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो घर में पहले।
हम ये ले लेते हैं, सॉरी, स्क्वायर शीट, इसकी साइड ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एक ये पार्ट रिमूव किया सेंटर से, एक रेक्टेंगल रिमूव किया 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पूरे का मास m, तो इस वाले का मास कितना? m बाय पूरे का एरिया 100, इसका एरिया 4 4, तो पूरे का मास m, तो इसका मास M/25 25 टाइम्स कम है, m by 20. m m by by 25 25। अच्छा, इसका एरिया कितना? 10. 5 5, 5 इसका एरिया 5, तो इसका मास 100 का मास m था, तो 5 का मास M by m V by 20 M m by by 20. 20, इसका मास m by 20, इसका m by 25। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0, ये तो रीजन पे ही है। 0 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इसका सेंटर कहाँ होगा? ये डिस्टेंस हाफ, और ये डिस्टेंस कितना है? 2.5 कोऑर्डिनेट्स क्या बने फिर? x कोऑर्डिनेट 2.5, y कोऑर्डिनेट कितना? Minus y कोऑर्डिनेट 0.5. कितना? ये Minus 0. -0. यार यहाँ से ये डिस्टेंस बताना है, y कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना, माइनस में Minus कैसे है? 4.5. प्लस 4.5, 4.5 पूरा 5 है, हाफ माइनस करना है, सो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2.5 एंड 4.5 हो जाएगा सॉल्व। रिमूव्ड पार्ट के मासेस पता है, रिमूव्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तीनों का मिला के मतलब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये स्क्वायर और रिमेनिंग पार्ट, तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? which car? Center. रीजन पे 0 0, तो इसको 0, सॉल्व करना, 0 क्या आंसर आएगा? ठीक है, एक ये हो गया होमवर्क के लिए, और मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा, यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये दो पार्ट रिमूव किए हैं, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 ले लो, स्केल पे नहीं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट,
ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, ये करके देखना, नहीं होंगे तो कल पहले इनको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे करेंगे। और जो असाइनमेंट मैंने मॉर्निंग में डाली थी, जिन्होंने अभी नहीं की उसको करके सबमिट कर दो, बिकॉज वो बहुत इजी वाली है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी सिंपल क्वेश्चंस की। सर उसके आंसर्स भेज दो। आंसर भेज दूंगा, यस सर, PDF सेंड कर देंगे। PDF भी कर दूंगा।